जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का आज हम भाग 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है ना। फिर भी आज समझ लीजिए। भाग का अर्थ होता है पाठ, है ना। जो हम पाठ पढ़ने वाले होते हैं उसको हम भाग कहते हैं, है ना। एक बुक है संविधान का, उसमें हम पाठ को हम भाग बोलते हैं, है ना। जो पाठ है, पाठ को हम भाग बोलते हैं। और भाग के अंदर, है ना, उस पाठ के अंदर कुछ टॉपिक रहती हैं, है ना। कुछ टॉपिक रहती हैं, उसको हम बोलते हैं अनुच्छेद या फिर आर्टिकल। अनुच्छेद, है ना, हम अनुच्छेद बोलते हैं। तो आज हम उस पुस्तक का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार। ठीक है। अब इस मूल अधिकार में कितने टॉपिक हैं? 12 से लेके 35 तक टॉपिक है। मतलब अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, है ना। पहला तो ये पूछेगा कि भाग 3 का नाम क्या है, तो मूल अधिकार है। और मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, या भाग 3 में कितने अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 3 में कितना अनुच्छेद आते हैं, ये देखिए। भाग 3 में आपके 12 से लेके 35 तक का अनुच्छेद आता है। ठीक है। भाग 3 को एक और नाम से जाना जाता है, ये होता है मैग्ना कार्टा। ठीक है। भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि मैग्ना कार्टा होता क्या चीज़ है। ठीक है। जो मैग्ना कार्टा है वो होता क्या चीज़ है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है। भाग 3 का अन्य नाम है मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा को क्या कहते हैं, या फिर भाग 3 को क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक समझ लीजिए। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है लिखित में अधिकार। यदि आपको कोई अधिकार दे रहा है, यदि आप किसी देश के व्यक्ति हैं, किसी देश के नागरिक हैं, जिस देश में आप निवास करते हैं, यदि आपको लिखित में कुछ अधिकार दे दिया, मौखिक नहीं, है ना। मौखिक कौन लोग करते हैं? नेता लोग करते हैं, है ना। मौखिक कौन लोग करते हैं? नेता लोग करते हैं। इसके सामने 10-5 रहते हैं चुनाव के सामने, और ये लोग मौखिक भाषण देते रहते हैं, जो कभी पूरा नहीं होता, वो नहीं होता, है ना। ये मौखिक अधिकार देते हैं नेता लोग। लेकिन मैग्ना कार्टा क्या होता है, जिसमें लिखित में अधिकार दिया जाता है, जिसको कोई नहीं काट सकता, है ना। लिखित में एक नियम कानून होता है, लिखित में आपको अधिकार दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। और इससे पहले का एक मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, कहाँ से लिया गया है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि जो मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, या किस देश से प्रेरित है। तो ये है यूएसए, ये है आपका यूएसए। और जो मैग्ना कार्टा शब्द है, या फिर मैग्ना कार्टा है, आपके ब्रिटेन से है। इसको हम ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है। इसको हम ब्रिटेन से लिखते हैं। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है लिखित में अधिकार। और इसके पीछे आप एक इतिहास समझिए, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है ये समझिए। इतिहास क्या है इसके पीछे? इसके पीछे इतिहास से मैं पढ़ रहा हूँ। इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन, है ना, इंग्लैंड के राजा थे जॉन थे, ने अपने शासन में, हाँ, अपने शासन में अपने अधिकारियों को कुछ कानूनी अधिकार दिए थे लिखित में। ठीक है। इंग्लैंड के एक राजा थे जॉन, राजा जॉन ने अपने सामंतों को, है ना, कुछ अधिकार दिए थे, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का वचन दिया था। उसे मैग्ना कार्टा ने राजा की प्रजा के कुछ अधिकारों की रक्षा की स्पष्ट हुई, है ना। इस मैग्ना कार्टा में राजा ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिए लिखित में। तब से उस चार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, है ना। जिसमें लिखा था उसको हम मैग्ना कार्टा कहा था। हमने पहले इतिहास में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 भी हमको लिखित में कुछ अधिकार देते हैं, पूरे व्यक्ति को, राज्य को, कंपनी को, एक विदेशी जो आता है पर्यटन, उसको, या जिनको भी है ना। भाग 3 जो है सबको लिखित में एक अधिकार प्रदान करता है, इसलिए हम इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब समझ गया मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है लिखित में किसी को अधिकार देना ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कब की बात है? जो इतिहास में बताया ना कि जॉन, है ना, एक राजा थे, है ना, राजा जॉन थे, राजा जॉन ने अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिया लिखित में, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। और ये हुआ था 1215 ईस्वी पे। ठीक है। 1215 ईस्वी पे ये हुआ था। कौन? राजा ने। देखिए इतना पुराना बात है ये मैग्ना कार्टा का, उस समय ये हुआ था। चलिए अब हम कुछ इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। ठीक है। इस मैग्ना कार्टा की विशेषता पढ़ लेते हैं, फिर हम भाग 3 में क्या क्या है हम उल्लेख देखते रहेंगे। उसकी विशेषता क्या है? भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में हमको मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार,
मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे, मूल अधिकार होता क्या है। यहाँ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीने के लिए। ठीक है, ये जो लिखित में जो अधिकार दिए गए हैं ना, ये प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। ठीक है, सम्मान से जीने का अधिकार देता है। आगे हम एक एक अधिकार पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा वास्तविक में एक कितना अच्छा बात है जिन्होंने संविधान वालों ने लिख के गए हैं। ठीक है, विधानमंडल की कुछ तानाशाही होती है। देखिए, यदि ये मूल अधिकार नहीं होता ना, है ना, यदि मूल अधिकार का मतलब, चलिए एक कुछ मान लेते हैं, जैसे मूल अधिकार है आपको नौकरी का अधिकार है ना, चुनाव का अधिकार है, चुनाव मत का अधिकार है, इस प्रकार आपको बहुत सारा घूमने का अधिकार है ना, प्रदर्शन का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। ये हमको कौन देता है, ये सब हमको लिखित में देता है मूल अधिकार, जो भाग 3 में। ये विधानसभा के जो तानाशाही कानून को रोकने का काम करता है। नियम में लिखा गया है कि कोई भी मूल अधिकार के विपरीत कानून नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये है कि विधानसभा के उटपटांग कानून को रोकने का काम करता है। ठीक है, ये जो मूल अधिकार है, विधानसभा के जो उटपटांग कानून पास होते हैं, उटपटांग कुछ भी पास कर देते हैं, उससे बचा जाता है ना, ये उस पर लगाम कसता है। जो मूल अधिकार है विधानसभा के तानाशाहियों पर लगाम कसता है। राज्य के कठोर नियमों को जनता से रक्षा करता है। यदि राज्य कोई कठोर नियम बना लेता है तो उससे रक्षा करता है हमारा मूल अधिकार। ठीक है, उससे रक्षा करता है मूल अधिकार। ठीक है, अगला है कि इसमें उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है ना। इसमें है कि कानून की सरकार बने, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार ना बने, कानून की सरकार बने। ठीक है, कानून की सरकार बने। ठीक है, ये होता है मूल अधिकार का विशेषता। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या होता है बता दिए, विशेषता क्या होता है बता दिए। अब मूल अधिकार क्या होता है ये हमने बता दिए। ठीक है, अब इसको हम एक एक लाइन वाइज समझते हैं, है ना। मूल अधिकार के बिना किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो पशु के समान हो जाता। यदि संविधान वालों ने भाग 3 में मूल अधिकार लिख के नहीं गए होते, है ना, यदि मूल अधिकार लिख के नहीं गए होते तो इंसान जो है पशु के समान हो जाता। इसमें इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, यदि वो सभी अधिकार यदि कोई शासन या राज्य सरकार छीन लेती है आम जनता से, तो उस व्यक्ति का या फिर उस व्यक्ति समूह का उसको जीते जी नर्क दिख जाता। ऐसा है मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार हमारे तानाशाही नेता हैं, कानून है, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, उन सब से हमारी रक्षा करती है मूल अधिकार। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, यदि आप और बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते होंगे, साथ साथ आपको भारतीय संविधान भी पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे अनुच्छेद की ओर। ठीक है, मेनली है मूल अधिकार हमारे पास 7 प्रकार के थे, है ना। इसमें से एक को रद्द कर दिया गया, हम आगे बताएंगे। 7 प्रकार के मूल अधिकार बांटे गए हैं, है ना। पूरे मूल अधिकार में तो 12 से लेके, है ना, 12 से लेके 35 तक हमारे अनुच्छेद है, लेकिन मेनली मूल अधिकार जो है 14 से लेके 32 तक गिना जाता है। बाकी 2-3 बीच का हम समझाएंगे उसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो हम 7 प्रकार के मूल अधिकार में बांट सकते हैं। देखिए, ये जो मैं चार्ट लिखा हूँ ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एज इट इज़ पूछ सकता है। ये क्वेश्चन है, आपको एज इट इज़ पूछ सकता है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ सकता है कि समता के अधिकार, है ना। समता मतलब समान का अधिकार, समता मतलब समान होता है। समानता का अधिकार जो है ना, समता या समानता, ये समानता है। समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक है अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है। सॉरी, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 तक है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक उल्लेख किया गया है। धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में व्याख्या किया गया है। संपत्ति का अधिकार 31 में था। ठीक है, इसमें था शब्द जोड़ा हूँ, बाद में बताऊँगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके 32 में है। ठीक है, एक शब्द हमने देखा यहाँ संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, फिलहाल संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यहाँ एक संपत्ति का अधिकार था और 19 में भी एक संपत्ति का अधिकार था। इन दोनों को हटा के इसको 300 का में लेके भेज दिया गया है ना। संपत्ति का अधिकार को 300 का में लेके भेज दिया गया है, क्योंकि ये क्या आवश्यकता सही है या गलत, हम जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर हमारे 12 से।
ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि समता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये बहुत सारी चीज़ों जो है इनका स्रोत पूछता है, हम आगे चल के इसका स्रोत भी देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास है अनुच्छेद नंबर 12। 12 में क्या बोलता है, यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या होता है, अभी हम राज्य मतलब क्या समझते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यूपी, ये राज्य समझते हैं, है ना, अपनी बोलचाल की भाषा में। लेकिन संविधान में राज्य की परिभाषा कोई स्टेट या कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है ना, कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये उससे बड़ा व्यापक परिभाषा है। ठीक है, राज्य का इससे भी बहुत बड़ा व्यापक परिभाषा दे के गए हैं कौन, अनुच्छेद 12 वाले, है ना। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत वास्ट इसका बताया। अब क्या होगा इसके अंदर देखिए, भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत कोई बॉडी होती है, भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार है, यहाँ पे आप राज्य जोड़ लीजिएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत गवर्नमेंट जो बॉडी होती है, जैसे पंचायत हो गई, है ना, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। पंचायतें, जितने भी पंचायतें वो आ गई। कोई आपका कमीशन हो गया, कमीशन मतलब समझते हैं ना, कमीशन का मतलब होता है आपका जैसे पीएससी है, पीसीएस है, इसका कोई ना कोई एक होता है, इसकी बॉडी होती है। एसएससी होती है, एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है। रेलवे बोर्ड है, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी होता है। इस प्रकार ऐसी, या फिर इसमें नगर निगम भी आएगा आपका, है ना, नगर निगम, ये आपका आएगा इसमें, नगर निगम भी इसमें आएगा, नगर निगम भी इसमें आ जाएगा, ये होता है नगर निगम। तो ऐसे बहुत सारी बॉडियाँ जो खुद का नियम कानून बनाती है, उन सभी को हम राज्य कहते हैं। पंचायत को हम राज्य कहेंगे क्योंकि वो अपने खुद का नियम कानून बनाता है, अपने लिए बनाता है और गांव के लिए बनाता है। ठीक है, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, ये सभी कानून बनाते हैं अपने क्षेत्र विशेष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, अपने क्षेत्र विशेष के लिए। जो कमीशन है ना, पीएससी, पीसीएस, ये जो एग्ज़ाम लेती है, इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन रहते हैं, ये भी नियम कानून बनाते हैं। एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो भी कुछ नियम कानून बनाता है। आरआरबी बोर्ड है ना। उसके बाद नगर पालिका या फिर जो बड़ी कंपनियां होती है ना, जो मल्टी लेवल कंपनियां होती है, जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, है ना, इंडोलाइल है, एचपी है, ये सब राज्य कहलाएंगे। इन द सेंस कहने का मतलब ये है, राज्य का मतलब ये है जो खुद का नियम बनाए लोगों को चलाने के लिए, या अपने अंदर जो लोग हैं उसको चलाने के लिए। जैसे कंपनी क्या नियम बना सकती है, अपने अंदर कितने स्टाफ है, कितने वर्कर है, इसको चलाने के लिए कंपनी बना सकती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या करेगा कि कैसे एग्ज़ाम लेना है, क्या करना है, ये बनाएगा। एसएससी भी एग्ज़ाम के लिए बनाएगा। विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा, ये भारत को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के नियम कानून बनाएगा। तो ये सभी राज्य हैं। ठीक है, राज्य का मतलब कोई एक स्टेट की बात नहीं कर रहा है, वैसे छोटा लोकल बॉडी, आपका ग्राम पंचायत भी एक राज्य है, क्योंकि ग्राम पंचायत में गांव के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक पंचायत भी आपका राज्य होगा। एक बड़ा सा जगह यूजीसी हो गया ना आपका, यूजीसी है ना, यूजीसी भी है एक अपने आप में बोर्ड होगा। आपका यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब जितने ऐसे इस भारत देश में जितने भी छोटे कार्यालय हैं या बड़े कार्यालय हैं जो कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं, है ना, उसको हम राज्य की परिभाषा में रखते हैं। ये था अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। ये होता है राज्य की परिभाषा। इसमें आपका एलआईसी भी आ जाता है, एलआईसी। ठीक है, इसमें एलआईसी भी आएगा। चलिए अब नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या कहते हैं, अनुच्छेद नंबर 13। ठीक है, मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण नहीं होना। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण नहीं करना। इसका मतलब है कि जो संविधान में मूल अधिकार लिख के संविधान वालों ने गए हैं, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं करना या उसके असंगत, है ना, उसके असंगत या उसके विपरीत कोई कानून नहीं बनाना या उसके जो बनाए गए कानून को कम नहीं करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बोल देते हैं, यदि हमको 19 में जैसे आप आएंगे तो हमको एक वो मिलता है कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है ना। यदि कोई
प्रदर्शन का अधिकार है। यदि किसी जनमानस को लगता है कि शासन गलत कर रही है तो शासन जो जो आम जनता है ना, वो एकजुट होकर प्रदर्शन करते हैं, है ना, एकजुट होकर प्रदर्शन करते हैं। ये हमको ये हमको आर्टिकल 19 में दिया गया। तो इसी प्रकार जैसे कोई भी राज्य, हमने अभी राज्य पढ़ा ना इसके पहले अनुच्छेद नंबर 12 में, तो कोई भी राज्य, है ना, इस नियम के विपरीत कोई भी नियम नहीं बनाएगा, है ना, या इस नियम को कम कर दे, या इस नियम को या फिर इस अधिकार का जो छीण करे या इस अधिकार को कम करे, वैसा भी कोई कानून नहीं बनाएगा। कौन? राज्य। ये बोला है कि मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण नहीं होगा किसी भी स्थिति में भी, है ना। मूल अधिकारों को कम या उसके विपरीत करने हेतु कोई भी नियम नहीं बना सकता। ये संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में लिखा है, जो भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इस लिखने का उद्देश्य ये था कि यहाँ ये इसकी पूरी आत्मा हो गई, है ना, इस पूरे मूल अधिकार की ये आत्मा बन गई है। यदि ये 13 नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये 13 अगर नहीं लिखा जाता तो अभी के जो लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, वो संविधान की ऐसी के तैसी करके रख देते। अपने वोट के चक्कर में कुछ के कुछ नियम बना देते और कुछ के कुछ नियम हटवा देते, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 13 सब पर लगाम कस के रखा हुआ है कि आप जो नियम लिख के हम लोग गए हैं उसमें आप अत्यधिक चेंज नहीं कर सकते, है ना। उसका जो मूल है ना, उसका मूल क्या चीज़ है, उस जैसे प्रदर्शन का मूल क्या है कि किसी को विरोध करना, एक शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हल्का फुल्का ये चेंज कर सकते हैं कि उसका समय चेंज कर सकते हैं कि ये प्रदर्शन का टाइम होगा, प्रदर्शन का ये दिन होगा, ये स्थल होगा, इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं कि, लेकिन उसके पूरे मूल रूप से उसको परिवर्तन करने के लिए कोई भी नियम नहीं बनाएंगे। यही होता है ना, यही है हमारा अनुच्छेद नंबर 13। फिर से समझिए, मूल अधिकार को कम या ख़त्म करने के लिए कोई भी विधि नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसा होने पर, बनाए जाने पर इस विधि को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, है ना, चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के पास, मतलब न्यायालय में आप जा सकते हैं। तो आप यदि हाई कोर्ट जाते हैं, है ना, यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो धारा 32 का उपयोग करेंगे। नीचे बढ़ाएंगे धारा 32 क्या है। यदि इस प्रकार आपको कोई विपरीत दिखता है तो आप धारा 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे, या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के अंतर्गत। 226 का उपयोग करके आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 13 में, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा समानता का अधिकार शुरुआत होता है अनुच्छेद नंबर 14 से। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक। तो 14 क्या कहता है, ये देखिए 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब क्या होता है, कानून, है ना, कानून के समक्ष सभी समान हैं, है ना, कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, कानून के समक्ष सभी समान होता है, ठीक है। कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होता है। जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक गरीब आदमी है ना, और ये एक अमीर आदमी है, ठीक है, ये एक अमीर आदमी है। इन दोनों के लिए कानून एक बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों के लिए कानून एक बराबर होगा। यदि ये भी कुछ दंड, यदि ये भी कुछ अपराध करता है ना, मान लेते हैं इसने चोरी की और इसने भी चोरी की, दोनों ने चोरी की, तो दोनों को एक ही नियम के तहत सज़ा दिया जाएगा, दोनों को एक ही नियम के तहत सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो उनको लिए सज़ा अलग होगा, सबके लिए सज़ा एक बराबर होगा, है ना, सबके लिए नौकरी का अवसर एक बराबर होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। कहने का मतलब यही है, भारतीय हो या विदेशी या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कानून के समान सब समान हैं। यदि आप गलत किए हो तो आप दंड के प्रतिभागी हो, आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। आप अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, आपने यदि आपने कानून तोड़ा है तो आपको फाइन भरना ही होगा, ठीक है। ये होता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों को और भारत और विदेशी नागरिकों को भी कानून के समक्ष उसको समान रखा जाता है।
ठीक है। ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है, समानता का अक्षर हमने ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको, है ना। इसमें आपको दो चीज़ें आ जाती हैं। दो चीज़ें क्या, ये तब समान हो गया ना, अगर कोई भी दंड करता है तो वो कानून के समक्ष समान है, और यदि कोई अच्छा भी काम करता है तो उसको कानून जो है उसको पुरस्कार देता है, तो वो भी सबके लिए समान होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने समान लिखा है ना, कानून के समय जो हमको समान माना जा रहा है, हम इसको हमने ब्रिटेन से लिया गया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता, सभी लोग कानून के समक्ष समान है, ना तो कोई छोटा है ना बड़ा है, कानून सबके लिए एक बराबर है। हमेशा हम बात सुनते हैं ना, कानून सबके लिए एक बराबर है, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद एक संरक्षण शब्द आता है इसमें, संरक्षण। संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचाव, बचाव। ठीक है, इसको हमने लिया है यूएसए से। अब इसको समझिए बचाव क्या होता है। ठीक है, यदि आपको कोई केस में फंसा दिया गया, या यदि आप कोई पर कोई चार्ज लगा दिया, तो कानून आपकी रक्षा करेगा, है ना। कानून आपकी रक्षा करेगा जब तक आप दोष सिद्ध साबित नहीं हो जाते, और ये सबके लिए है ना। कानून के समय सब समान भी है, और कानून सबका संरक्षण भी करता है। ठीक है, कानून सबके लिए समान भी है और कानून सबका संरक्षण करता है। यदि कोई व्यक्ति जेल चला गया है, तो जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता न्यायालय से, है ना, तो इसकी संरक्षण करने का अधिकार किसके पास है, वो कानून है। इसको एक कानूनन अधिकार है कि उसको अपनी जान की रक्षा करनी है, या फिर पुलिस वाले उसको प्रोटेक्शन दे। ये होता है संरक्षण। ठीक है, ये होता है संरक्षण। मतलब यदि कोई, सबसे पहली बात ये समझ, विधिक समानता, चोरी किया हो, कुछ भी किया हो, सबके लिए समान है। अब इसमें कुछ अपवाद आता है, वो देखिए अपवाद क्या होता है। अपवाद ये होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल हेतु कुछ छूट दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल ये अपने अगर कार्यकाल में है, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यकाल में के लिए कोई निर्णय बताता है, तो उसको न्यायालय में जवाबदेह नहीं है वो। ठीक है, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यकाल के समय, है ना, कुछ निर्णय सुनाते हैं, या फिर कुछ उनसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो जब तक ये उस पद पर बने रहेंगे, है ना, जब तक ये उस पद पर बने रहेंगे, इस पर कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते, कोई मुकदमा नहीं। ठीक है, कोई राज्यपाल और राष्ट्रपति की यदि कोई गलती, वैसे तो कोई गलती करता नहीं है, इतने बड़े पद पर बैठे हैं वो लोग, है ना, फिर भी यदि कोई ऐसा हो जाता है, तब भी स्थिति में उनको न तो अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उसको जेल में डाला जाएगा। ठीक है, अब क्यों का बात चलिए समझाते हैं आपको, क्यों हम आगे बढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का, है ना, सज़ा माफ़ करने का पावर होता है। राष्ट्रपति के पास इवन राज्यपाल केवल फांसी को नहीं रोक सकता, बाकी राज्यपाल भी राष्ट्रपति के समक्ष के बराबर सभी सज़ा को माफ़ कर सकता है, सज़ा का रूप बदल सकता है, सज़ा का समय कम कर सकता है ना, उसका जो मेनली कठोर है या सामान्य है सज़ा, ये भी परिवर्तन कर सकता है। यदि राष्ट्रपति के खिलाफ यदि कोई सज़ा जैसे सीजेआई ने सुना दिया, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो खुद जो है अपना सज़ा माफ़ कर सकते हैं, अपना या दूसरों का भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। इसलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके पद पर रहते हुए कोई मुकदमा नहीं चलाएगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद से बाहर होते हैं, है ना, पद से बाहर होते हैं, पकड़कर इनको जेल में डाल दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद से बाहर आए, अब तो किसी का सज़ा माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पद से निकल गए, तब उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद भी उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो कानून में हो और जो सबके लिए होता है। ठीक है, कहने का मतलब इतना था। देखिए जो संविधान बनाए उन्होंने कितना अच्छा लिख के गए हैं। यदि ये पार्ट नहीं लिखे होते कि राज्यपाल को अरेस्ट नहीं कर सकते, राज्यपाल को अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना, कर देते तो अपना सज़ा माफ़ कर लेते, और इस पर ना तो कोई मुकदमा चलता बाद में। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। पहले तो आपने कुछ सज़ा दिला दिया, फिर से इसको समझिए। मान लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई सीजेआई है या फिर जो भी है ना, उसको न्यायालय से उसको सज़ा मिल गया। सज़ा मिलने पर क्या होगा, ये दोनों अपना सज़ा माफ़ कर लेंगे और इनकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद इसका फ़ाइल खुलने वाला नहीं है, कुछ हासिल हुआ नहीं। अभी क्या व्यवस्था है कि इन दोनों को पहले पद से बाहर आने दीजिए, है ना, उसके बाद पकड़ के जेल में डाल दीजिए।
अब इन पर जो कार्रवाई है करते रहिए। इसलिए इसको जानबूझकर ऐसे बनाया गया है, ठीक है। यदि हम उसको पद में रहते हुए सज़ा दिला देते या फिर उनके ऊपर कोई सज़ा हो जाता तो वे माफ़ कर लेते और वो बरी हो जाते, बाद में उसका फाइल खुलता भी नहीं, क्योंकि वो तो केस रफा दफा हो गया है। इसलिए ऐसा किया गया है। और ये तो तय है, यदि कोई राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति कोई गंभीर आरोप में फंस जाते हैं तो उनको तुरंत पद खाली करना होता है, ठीक है। उनको तुरंत पद खाली करना होता है। अगर नहीं होंगे तब उसमें महाभियोग लगाकर उसको हटवाया जा सकता है, ये होता है। और कोई राज्यपाल गड़बड़ करता है तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये होती है हमारे संविधान में व्यवस्था, ठीक है। ये हमारे संविधान में व्यवस्था होती है, ठीक है। इन पर हम दीवानी का मुकदमा चला सकते हैं, वो भी 2 माह पहले नोटिस। दीवानी का मतलब होता है पैसे की लेन देन। जो पैसा वाला अगर कुछ गड़बड़ी मिलता है तब हम इसमें मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 2 माह पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध दीवानी का मामला चला रहे हैं न्यायालय में, ठीक है। ये होता है। चलिए अब अगला अपवाद क्या है ये देख लीजिए। अगला अपवाद क्या होता है, विधायक और संसद, है ना। विधायक संसद मतलब विधायक और सांसद मतलब लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही, है ना, की कार्यवाही को समाचार के छापने पर कोई कार्यवाही नहीं होता। क्या बोला मैंने, संसद या विधायक के संसद में जो कार्यवाही हो रही है ना, संसद में जो कार्यवाही हो रही है उसको छापने से कोई कार्यवाही नहीं होता, कोई कार्यवाही नहीं होता। दूसरी बात, सांसद या विधायक अपने संसद काल में या फिर विधायक या फिर विधानसभा में जो भी बातें करते हैं, है ना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं हो सकता और ना ही उसको न्यायालय में वाद योग्य है वो, है ना। वो अपने संसद में या संसद भवन में या विधायक विधानसभा में कुछ भी बहस करते हैं, है ना, कुछ भी बोलते हैं, उसके लिए उनको कि कभी भी न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन पर कभी भी केस हो सकता है, चाहे वो वहाँ पे कुछ भी बोलते रहें, ठीक है। उसमें ऐसे कुछ बातें रहती हैं कि इसमें जब जो होता है ना अध्यक्ष, उसमें कुछ बता देता है कि आपको इन वर्डों का उपयोग नहीं करना है। अगर कर भी देते हैं, है ना, तब भी हम उसको कानून के समक्ष उसको गलत नहीं मानेंगे। अगर वहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, अगर चाहे तो उनको बाहर कर सकते हैं, लेकिन लीगली उन पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है, उन पर कोई भी नहीं होगा। और उसमें आरक्षण करने पर छूट होता है, आरक्षण करने पर छूट होता है। जैसे हमने पढ़ा ना, कानून के सब समान हैं, मतलब सभी को समान नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन एसटी एससी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नियम कानून में शिथिल कर दिया जाता है। तो इनको कानून से कुछ कानून के समक्ष समान नहीं रह जाते, इनको कुछ अलग बेनिफिट मिल जाता है। यही कई बार वाद विवाद का एक मुद्दा बन जाता है कि एसटी एससी को बहुत अधिक प्रमोट किया जा रहा है या फिर उनको उन पर कोई कानून जो विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 14 में, वो कभी भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ अपवाद रहते हैं, इसमें कुछ अपवाद रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। क्या बोला, धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग आधार के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा, ठीक है। लाइक कैसे, है ना। अब कैसे, ये देखिए कैसे, मतलब जैसे हम कुआं देख लेते हैं, है ना, कुआं जो है गांव में होते हैं। तो धर्म, जाति, मूल के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को वहाँ से पानी लेने के लिए आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। होटल में जाने से नहीं रोक सकते। होटल में आप किसी भी व्यक्ति को, कोई ये धर्म है, उस धर्म का है, इस जाति का है, उस जाति का है, महिला है, पुरुष है, इस आधार पर भी आप उससे अलग नहीं कर सकते, है ना। ये कानूनन अपराध है। दूसरी बार तालाब वगैरह हो गया, तालाब है, नौकरी है ना, चुनाव है, इस प्रकार इस कुछ कामों में आप धर्म, मूल, जाति के स्थान पर इनको विभेद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप फीमेल हैं तो आप नौकरी नहीं कर सकते, आप फीमेल हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, है ना। यदि आप फीमेल हैं या फिर किसी एसटी एससी की हैं, है ना, एससी एससी आती हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। इस प्रकार की बातें,
है ना, धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा और ऐसा किया जाता है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, वैसा किया जाएगा इसमें एक दंडनीय अपराध माना जाता है। अब इसका अपवाद क्या होगा देखिएगा, इसमें क्या क्या अपवाद है देखते जाइएगा। अब अपवाद वाला सेक्शन पढ़ते हैं। अपवाद क्या होगा, राज्य जो है महिला और बच्चों के विकास के लिए कुछ सुरक्षा हेतु अलग व्यवस्था कर सकता है। राज्य जो है ना, फीमेल और बच्चों के लिए कुछ नियम बना सकता है, कुछ नियम बना सकता है ना, बच्चों फीमेल और माने कुछ नियम बना सकता है। अब कैसे होता है ये देखिए, आपको पता है आप जब भी ट्रेन चढ़ते हैं ना, ट्रेन चढ़ते हैं तो यहाँ पे एक महिला कंपार्टमेंट अलग से होता है, महिला, वहाँ केवल महिलाएं ही बैठती हैं। तो राज्य का मतलब समझ गया ना, मैं राज्य का मतलब कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नियम बनाता है, जो फर्म, जो ऑर्गेनाइजेशन नियम बनाता है वो राज्य कहलाता है। तो महिला के लिए एक जो है भारतीय रेलवे ने अलग से कंपार्टमेंट बना के रखा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं के लिए, जैसे आप लोकल डब्बा में चलेंगे तो उसकी महिला के लिए एक आरक्षित सीटें होती हैं, महिला के लिए आरक्षित पूरे कोचेस होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको अलग रखा गया है। अब यहाँ बोलोगे कि पुरुष के साथ, मेल के साथ यहाँ पे विभेद हो रहा है, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ना, ये अपवाद की श्रेणी में आता है। महिला को और बहुत सारे होते हैं, जैसे महिला जो रहती है ना, उनको जैसे अगर कोई 8 घंटा ड्यूटी करना है, अगर 5:30 या 6 का टाइम है तो उनको दिन डूबने से पहले छोड़ दिया जाता है और उसको पूरा पैसा भी दिया जाएगा, पैसा नहीं काटा जाएगा। ये कुछ होते हैं। बच्चों के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं, है ना, जैसे उनको पढ़ना है, कुछ पढ़ना है या फिर उनके लिए अलग रूम बना दिया गया, जो भी है। तो इस प्रकार अगर राज्य चाहे तो उसके अपने हिसाब से देखकर कुछ कानून बना सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगला हो गया कि ST SC को, जैसे अब बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए हम फ्री में उसको एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन वही यदि कोई बड़े हैं, विद्यार्थी हैं जो कॉलेज पढ़ते हैं, उनको तो फीस पटानी होगी। अब यहाँ आप बोलोगे कि एक बच्चा और जो यंग के बीच, है ना, एक वो हो रहा है ना, विभेद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब स्कूल टाइम में भी हमने भी बहुत बार देखा है कि एक महिला और मेल के बीच होता था, इनको छात्रवृत्ति ज़्यादा मिलता था महिलाओं को, और पुरुष को कम मिलता था। ठीक है, अब यहाँ बोलो कि ये जाति, लिंग के आधार पर विभेद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। महिला को बढ़ावा देने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा फीचर उसको दिया गया है। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही है ताकि उनका भविष्य सुधर सके और उनका भविष्य सिक्योर हो सके। ठीक है, एक और अपवाद होता है आपका ST SC से लेके। ST SC को नौकरी में हो चाहे पढ़ाई में हो, है ना, नौकरी हो गया और पढ़ाई हो गया, इनमें इनको विशेष छूट दी जाती है। ठीक है, इनमें इसको विशेष छूट दी जाती है ताकि ये अपने स्तर को बढ़ा सके। अब यहाँ बोलोगे आप जाति के आधार पर विभेद हो रहा है, तो यहाँ जाति के आधार पर विभेद नहीं है। ये जो छोटे से कम पायदान में है उसको बराबर लाने के लिए इनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल, जाति के आधार पर कभी भी विभेद नहीं होता। अगर विभेद आपको कहीं दिखता है तो वो विभेद नहीं है, वो जो कमज़ोर लोग हैं उनको थोड़े से आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है उनको एक्स्ट्रा फीचर प्रदान करती है। ठीक है, तो आज हम अनुच्छेद 15 तक देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।